हेलो दोस्तों, तो चलिए मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें बीसीसीआई के कार्यालय का एक सीन दिखाया जाता है जहां भारतीय टीम के लिए विश्व कप से निमंत्रण पत्र आया है और वहां पे चल रही बात से पता चलता है कि भारतीय टीम को विश्व कप में जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। दरअसल दोस्तों, इससे पहले भारतीय टीम का अन्य सीरीजों में बहुत ही परफॉर्मेंस चल रहा था और पूरी दुनिया की नज़रों में भारतीय टीम एक अंडरडॉग टीम थी। यहाँ हम देखते हैं बीसीसीआई के ऑफिस में भारतीय क्रिकेट टीम के मैनेजर PR मान सिंह खिलाड़ियों के बैग लेने पहुंचे हुए हैं, जहां ऑफिस के कुछ लोग एम्प्लॉय उनसे मजाक करते हुए कहते हैं कि युवा कप्तान कपिल देव की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम इस साल 1983 में यहाँ से इंग्लैंड मैच खेलने तो जाएगी, लेकिन वहाँ से हार कर वापस आएगी, जिस पर कि PR मान सिंह उन लोगों से जीत कर आने की बात कहते हैं। लेकिन इस बात पर भी वो लोग मजाक बना देते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि पूरी टीम अब वर्ल्ड कप खेलने के लिए तैयार होकर एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी, जहां पर उनके पासपोर्ट के द्वारा उन सभी का इंट्रोडक्शन होता है। तो चलिए एक बार इंट्रोडक्शन सब खिलाड़ियों को देख लेते हैं। दोस्तों, पहला नंबर आता है सुनील गावस्कर का, जो कि इंडियन टीम के ओपनर बल्लेबाज के रूप में है। दूसरा नाम आता है श्रीकांत, और वह भी एक ओपनर बल्लेबाज हैं, लेकिन वो थोड़ा अग्रेसिव मोड में अक्सर खेलते हुए नजर आते हैं। और तीसरे खिलाड़ी हैं यशपाल शर्मा, और यह भी एक बल्लेबाज हैं जो कि 1983 के मैच में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। और अब आते हैं मोहिंदर अमरनाथ, जो कि वर्ल्ड कप 1983 में इंडियन क्रिकेट टीम के वाइस कैप्टन थे और इन्हीं को सेमीफाइनल और फाइनल में मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया था। और अगला नाम आता है संदीप पाटिल का, जो कि एक मिडिल ऑर्डर संभालते थे। आगे नाम आता है रोजर विनी का, और ये भी एक ऑलराउंडर के तौर पे खेलते थे, लेकिन इन्होंने अपनी खतरनाक बॉलिंग से सभी को इम्प्रेस किया था। दरअसल 1983 के वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट यही चटकाए थे। अगला नाम है कीर्ति आज़ाद का, और ये 1983 के वर्ल्ड कप मैच में काफ़ी योगदान दिए थे, पर 1986 में ये हर तरह के फॉर्म से संन्यास ले लिए थे। अगला नाम आता है मदन लाल का, ये भी 1983 के मैच में बहुत ही शानदार बॉलिंग के साथ कई सारे विकेट लिए थे। अगला नाम आता है सैयद किरमानी का, और इनको 1983 के वर्ल्ड कप मैच में बेस्ट विकेट कीपर का अवार्ड मिला था। इसके साथ ये बहुत ही अच्छे बल्लेबाज भी थे। अगला नाम आता है बलविंदर सिंह सिंधु का। भले ही यह एक बॉलर थे, लेकिन 1983 के मैच में 11वें नंबर पर आकर बहुत ही अच्छी पारी संभाली थी। अगला नाम आता है दिलीप वेंगसरकर का, जो कि एक बहुत ही अच्छे बल्लेबाज थे। साथ ही में ये 1983 के वर्ल्ड कप के बाद जब 1987 का वर्ल्ड कप मैच हुआ था, तो इसमें इन्होंने ही कप्तानी संभाली थी। अगला नाम आता है रवि शास्त्री का। 1983 के वर्ल्ड कप के मैच में यह एक ऑलराउंडर की तरह से खेले थे। इसके साथ ही यह एक अच्छे बल्लेबाज भी थे। अगला नाम आता है कपिल पाजी का। इनको बताने की ज़रूरत वैसे नहीं है, क्योंकि सब लोगों को पता है ये एक धाकड़ बल्लेबाज होने के साथ ही साथ एक बेहतरीन कप्तान भी थे। अगला नाम आता है PR मान सिंह का, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के मैनेजर थे, जिन्होंने बहुत ही साथ दिया था इंडियन क्रिकेट टीम का। तो यहाँ पर सभी किरदारों का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। दोस्तों, नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ी इंग्लैंड के एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और अब बस का इंतजार कर रहे थे। तभी एंट्री होती है वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ियों की, जिनके आने से वहां पर अलग ही माहौल छा गया। जब इंडियन टीम वहां पहुंची थी तो एक भी मीडिया रिपोर्टर वहां नहीं था, लेकिन जब वेस्ट इंडीज़ की टीम वहां पहुंची तो पूरा का पूरा एयरपोर्ट मीडिया वालों से भर चुका था। दरअसल दोस्तों, उस समय पर वेस्ट इंडीज़ टीम का बोलबाला चल रहा था, क्योंकि वह टीम एक ऐसी टीम थी जो बहुत ही कम मैच को हारा करती थी, और उस टीम में एक VV रिचर्ड नाम का एक ऐसा खिलाड़ी था जो कि अकेला ही पूरी टीम पर भारी पड़ता था। वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी एयरपोर्ट से निकलकर बस से तुरंत चले जाते हैं। वहीं हमारी इंडियन टीम अभी तक बस का इंतजार कर रही है और काफ़ी टाइम बाद बस यहां पर पहुंचती है। अब सारी इंडियन टीम पहुंच जाती है होटल, जहां पर उनकी मुलाकात होती है कपिल पाजी से, जो कि उन सबको बताते हैं कि इस टूर्नामेंट को शुरू होने से पहले 4 अभ्यास मैच खेले जाएंगे और वह जीतना बहुत ही ज़रूरी है। अगले सुबह हम सभी खिलाड़ियों के प्रैक्टिस मैच को खेलते हुए देख पाते हैं। श्रीकांत, जो कि सभी बाल को मारे जा रहा था, तो मदन लाल उससे कहता है कि थोड़ा डिफेंस करके खेलो। तब श्रीकांत उससे कहता है कि उसे आराम से खेलने नहीं आता है। तब कपिल पाजी मदन लाल से कहते हैं कि उसे डिफेंस करने नहीं आता है, तुम बस प्रैक्टिस पर ध्यान दो। आगे हम मान सिंह को देखते हैं, जो कि वर्ल्ड कप के बड़े अधिकारियों से मिलने के लिए ऑफिस गया था। वहां पर मान सिंह और इंडियन टीम की भारी बेइज्जती की जाती है, जिससे मान सिंह का चेहरा पूरी तरह से उतर जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें बलविंदर सिंह सिंधु का बॉलिंग करते हुए सीन दिखाया जाता है, जिसपे सुनील गावस्कर उनसे कहते हैं कि तुम उंगली दिखाकर क्यों बॉलिंग करते हो, जिससे सामने वाले को पता चल जाता है कि बॉल कहाँ जाएगी। आगे हम देखते हैं मान सिंह कपिल पाजी के पास आकर कहते हैं कि भले ही हम 35 साल पहले ही आज़ादी जीत चुके थे, लेकिन अभी तक हम इज्जत नहीं जीत पाए हैं, इसलिए इज्जत जीतने के लिए हमें इस वर्ल्ड कप मैच को किसी भी हाल में जीतना ही होगा। अब वार्म अप मैच स्टार्ट हो जाता है और उस मैच में सबसे पहले हमारी बैटिंग थी, और उस बैटिंग के दौरान हमारे बहुत सारे बैट्समैन ज़्यादा देर तक टिक ही नहीं पा रहे थे और जल्द ही आउट हो जा रहे थे।
और थोड़ी देर बाद कपिल पाजी बैटिंग करने आते हैं और वो भी ज़्यादातर नहीं चल पाते हैं, बहुत जल्दी वो भी आउट होकर वापस आ जाते हैं। अब टीम पूरी तरह से धराशायी हो चुकी थी और हमारा स्कोर भी काफ़ी कम था। और जब कपिल पाजी आउट होकर पवेलियन वापस आ रहे थे तो वहाँ पर इंग्लैंड में हमारे यहाँ के कुछ निवासी उनसे कहते हैं कि कम से कम एक मैच तो जीत कर जाओ, तुम लोग यहाँ हार कर जाते हो और बेइज्जत हमें होना पड़ता है, कम से कम एक मैच तो जीत कर जाओ। थोड़े ही देर बाद वहीं पर कपिल पाजी के पास एक छोटा सा बच्चा आता है और वह उनसे कहता है कि वह भी एक फास्ट बॉलर है और वह उनका बहुत बड़ा फ़ैन है। तब कपिल पाजी उससे कहते हैं कि जब उनका मैच होगा तब तुम जमकर चीयरअप करना। तब लड़का उनसे कहता है कि वह वहाँ नहीं आ पाएगा। तो जब कपिल पाजी उससे वजह पूछते हैं कि वह क्यों नहीं आ पाएगा मैच देखने, तब वह लड़का उनसे कहता है कि उसके पापा मैच देखने नहीं आ पाएंगे, इसलिए वह भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसके पापा का यह मानना है कि इंडिया तो कोई मैच जीतती है नहीं, इसलिए बस पैसे बर्बाद होते हैं, पैसे बर्बाद करने से क्या फ़ायदा। आगे वर्ल्ड कप के दौरान हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख पाते हैं जहाँ पर बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर कपिल पाजी से सवाल पूछते हैं, जिसके दौरान कपिल पाजी उनसे कहते हैं कि हम तो यहाँ पर वर्ल्ड कप जीतने के लिए आए हैं। यहाँ पर मीडिया रिपोर्टर बहुत सारे सवाल खड़े कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम लोग एक मैच तो जीत नहीं पाते हो, वर्ल्ड कप क्या खाक जीतोगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हमारे इंडियन टीम के खिलाड़ी वेस्ट इंडीज़ टीम के खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक बॉलिंग करते हैं। दरअसल उनकी बॉलिंग इतनी तेज़ थी कि वह बड़े आराम से किसी का हाथ पैर तोड़ सकती थी और इन्हीं के बारे में हमारे इंडियन टीम बात कर रही होती है, जिस पर कि श्रीकांत उनसे कहता है कि वह लोग वहाँ पर मैच देखने आए हैं, न कि कोई हॉरर स्टोरी सुनने आए हैं। आगे हम बस का एक सीन देख पाते हैं जहाँ पर सारे खिलाड़ी बकिंघम पैलेस जा रहे थे, जहाँ पर मान सिंह उन सभी खिलाड़ियों को सिखा रहे होते हैं कि कीन से कैसे वहाँ पे हाथ मिलाना है। तब यशपाल श्रीकांत से कहता है तुम जब क्वीन से हाथ मिलाओगे तब उन्हें आंख मत मार देना। दरअसल दोस्तों श्रीकांत की एक ऐसी आदत थी कि वह अपनी आंख को बार बार झपकाता रहता था। आगे हम बकिंघम पैलेस के सीन को देखते हैं जहां पर सभी खिलाड़ी मैडम क्वीन से हाथ मिला रहे होते हैं। वहीं जब श्रीकांत की बारी आती है तो वह सच में वहां की क्वीन को आंख मार देता है, लेकिन थोड़े ही देर बाद वहां के सभी लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वर्ल्ड कप में जितनी भी टीम खेलने के लिए पार्टिसिपेट करने आई थी उन सभी खिलाड़ियों की पिक चली जाती है। अब टूर्नामेंट का मैच स्टार्ट हो जाता है और हमारा पहला ही मैच वेस्ट इंडीज़ के साथ होता है। टॉस होने के बाद हमारी सबसे पहले बैटिंग आती है। वहीं कपिल पाजी टीम के पूरे खिलाड़ियों को हौसला दे रहे होते हैं, तभी पूरे जोश के साथ श्रीकांत बैटिंग करने निकल जाता है। वेस्ट इंडीज़ की टीम में कोई भी ऐसा कमज़ोर बॉलर नहीं था जिसको ये सब टारगेट करके हिट कर सके। वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग स्टार्ट होती है और जब श्रीकांत बैटिंग करता है तो उसके सामने से 4 से 6 बॉल ऐसे निकल जाते हैं कि मानो कोई रॉकेट निकल रहा है। शुरुआत में श्रीकांत और सुनील गावस्कर काफ़ी सूझबूझ के साथ खेलते हुए नजर आते हैं, लेकिन वहीं कुछ रंग बटोरने के बाद ही बहुत जल्द 21 रनों पे ही सुनील गावस्कर का विकेट गिर जाता है। इसके बाद यशपाल पारी को संभालते हैं और 104 रनों पर 4 विकेट गिर जाती है। हमारे सभी खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस किए थे, इसलिए हमारा स्कोर 262 रन का बन चुका था। ये काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाता है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ की टीम के लिए ये कुछ भी नहीं था। अब दोस्तों वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग स्टार्ट होती है और वह शुरू से ही इंडियन टीम पर दबाव बनाने लगते हैं और स्टार्ट से ही छक्के चौके की बरसात स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन 49 रन पर ही उनका एक विकेट गिर जाता है। इसके बाद बैटिंग करने आते हैं वीवी रिचर्ड, जो कि क्रिकेट के भगवान माने जाते थे और अगर इन्हें आउट कर दिए तो मानो वेस्ट इंडीज़ की टीम आधी निपट गई। वीवी रिचर्ड बैटिंग के लिए आते हैं और वह बहुत ही अच्छी पारी खेलते हुए लंबे चौड़े शॉट लगाते हैं, लेकिन तभी पानी गिरना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इस मैच को यहीं पे रोकना पड़ता है। इस टाइम वेस्ट इंडीज़ का स्कोर है 22 ओवर में 67 रन 2 विकेट। अब दूसरे दिन इस मैच को कंप्लीट किया जाना था। वहीं दूसरे दिन के शुरुआत में ही इंडियन टीम को वेस्ट इंडीज़ टीम का एक बहुत ही बड़ा विकेट मिल जाता है वीवी रिचर्ड के रूप में। वीवी रिचर्ड का विकेट मिलते ही इंडियन टीम का खुशी से कोई ठिकाना ही नहीं था, मानो कि वो पूरा का पूरा मैच जीत लिए हों। वहीं वीवी रिचर्ड के आउट होने के बाद वेस्ट इंडीज़ की टीम पूरी तरह बिखर सी गई और अब उनका इस बहुत ही बुरा हाल हो चुका था। अब उनका स्कोर था 157 रन पे 9 विकेट। अब वेस्ट इंडीज़ की टीम को जीतना पूरी तरह से इम्पॉसिबल था। अब फाइनली इंडियन टीम ने वेस्ट इंडीज़ टीम को मैच हरा दिया। पूरी इंडियन टीम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, वह लोग पूरा एंजॉय कर रहे थे। तभी अखबार में न्यूज़ आती है लकी विन फॉर इंडिया, जिसका मतलब ये हुआ कि इंडियन बाई चांस मैच जीती है। यह बात सुनकर सभी को बुरा लगता है। अगला मैच शुरू होता है इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच और यह इस बार टॉस होने पर हमें बॉलिंग मिलती है। वहीं दूसरी तरह जिम्बाब्वे की बैटिंग होती है। बैटिंग करने आते हैं जिम्बाब्वे के खिलाड़ी, जिनमें से सभी को हमने बहुत ही आसानी से आउट कर दिया, क्योंकि पिछला मैच जीतकर हम आए थे। इस वजह से हमारे खिलाड़ी के सभी खिलाड़ियों में कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई था।
और जिम्बाब्वे की टीम को हमने 135 रनों पे ही ऑल आउट कर दिया। अब हमारी तरफ से बैटिंग करने आते हैं श्रीकांत और सुनील गावस्कर, जो कि एक ओपनर बल्लेबाज थे जिनका विकेट बहुत ही जल्द गिर जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने जिम्बाब्वे के खिलाफ यह मैच बहुत ही आसानी से जीत लिया। इसके बाद हमारी टीम जीत का जश्न मना रही होती है और साथ में ही मदन लाल को इस मैच का मैन ऑफ द मैच चुना जाता है। अब क्योंकि हमने 2 मैच जीत लिया था, इसलिए हमारे खिलाड़ी थोड़ा ज़्यादा ही रिलैक्स और मस्ती करने लगते हैं। यह सब देखकर PR मान सिंह कपिल पाजी से कहते हैं कि यह लोग शायद ओवर कॉन्फिडेंस हो चुके हैं, और उन्हीं के बिल्कुल पीछे से वह छोटा सा लड़का उनसे आकर कहता है कि आपने 2 मैच जीत लिया है और आगे भी हम आपका मैच देखने आएंगे और ज़रूर ही आएंगे। अगला मैच इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाना था। उस टाइम पर भी ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने फॉर्म में चल रही थी और वर्ल्ड कप को जीतने की फुल दावेदारी रखती थी। दोस्तों, इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग पहले होती है, जिसमें इंडिया बहुत ही अच्छी बॉलिंग के साथ शुरुआत देती है। हमें 45 रन पर ही एक विकेट मिल जाता है, लेकिन आगे चलकर चेपिल नाम का एक बल्लेबाज आता है जो कि अकेले ही 100 रन बना देता है। अब हाफ ब्रेक हो चुका था और इंडिया टीम का हौसला गिरता जा रहा था, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता था कि यह स्कोर बहुत ही जल्द एक बड़े स्कोर में बदलने वाला है। और अब ऑस्ट्रेलिया की पारी खत्म होती है 320 रन और 9 विकेट पर, और यह स्कोर इंडिया के टीम के लिए किसी पहाड़ से कम नहीं था। अब इंडिया की बैटिंग आती है और अब यहाँ पर एक के बाद एक विकेट गिरते ही जा रहे थे, यहाँ तक कि हमारे कपिल पाजी बहुत जल्द आउट होकर पेविलियन लौट जाते हैं और इसी कारण हमारा स्कोर बना था 162 रन का। इस परफॉर्मेंस को देखकर हमारे कपिल पाजी बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि मान सिंह की बात सच हो रही थी कि हमारी टीम ओवर कॉन्फिडेंस हो चुकी है। भले ही किसी को फ़र्क पड़े या ना पड़े, लेकिन कपिल पाजी को बहुत ही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वह इस वर्ल्ड कप को जीतने आए थे। अब अगला मैच होता है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के बीच। चूँकि हाल ही में हम वेस्ट इंडीज़ को एक मैच हरा चुके हैं, लेकिन इसके पहले ही हम एक मैच ऑस्ट्रेलिया से हार कर आए हुए हैं, इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ही लो था। यहाँ पर इंडिया टीम की बॉलिंग तगड़ी थी, इसलिए शुरू में ही हमें एक विकेट मिल जाता है, लेकिन इसके बाद आते हैं वीवी रिचर्ड और इस बार इन्होंने चमत्कार ही कर दिया था। 282 रन पर 9 विकेट की स्कोर हो जाती है वेस्ट इंडीज़ की, और यह स्कोर इंडियन टीम के लिए उस टाइम माउंट एवरेस्ट से कम नहीं थी। और एक बार फिर से हम देखते हैं कि हमारी इंडिया टीम वेस्ट इंडीज़ टीम के सामने स्ट्रगल करते हुए नज़र आती है, क्योंकि उनकी बॉलिंग रॉकेट की तरह निकल जा रही थी और इंडिया बैट्समैन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि बॉल कहां आ रही है और कहां से जा रही है, और इसी कारण 21 रन पर ही 2 विकेट हो जाते हैं। हालांकि हमको ऐसा लग रहा था कि हम मैच जीत जाएंगे, क्योंकि हाल ही में हमने वेस्ट इंडीज़ की टीम को हराया था, लेकिन इस बार हमारे बैट्समैन चलते ही नहीं हैं। जिन खिलाड़ियों से उम्मीद होती है वो भी नहीं कुछ कर पाते हैं, इसी कारण हम 66 रन से इस मैच को हार जाते हैं। इस मैच के दौरान चोटें भी बहुत लगी थी हमारे टीम के खिलाड़ियों को। दोस्तों, इस मैच को हारने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस काफ़ी लो हो चुका था और कपिल पाजी फिर से टेंशन में दिखाई दे रहे थे। और जब सारे खिलाड़ी बस में बैठकर होटल जा रहे थे तो वहाँ पे बस के बाहर सारे कंट्री के फ्लैग दिख रहे थे, इंडिया का कहीं नहीं दिख रहा था। लेकिन तभी वहाँ एक लड़के का एंट्री होता है, जो कि वही लड़का था जो कपिल पाजी से पहले मिल चुका है, जो कि इंडिया के फ्लैग को ऊपर कर देता है, जिसको देखकर बस में बैठे सभी खिलाड़ी इमोशनल हो जाते हैं, जिससे उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में एंट्री होती है रोमी देव की, जो कि कपिल पाजी की वाइफ होती हैं, जिनका रोल निभाया है दीपिका पादुकोण ने, जिनका इंतजार कपिल पाजी पिछले 3 घंटों से कर रहे थे। रोमी जी कपिल पाजी से कहती हैं कि इंडिया की तरफ से वो उनके लिए ढेर सारी बधाइयाँ लेके आई हुई हैं। कपिल पाजी रोमी से कहते हैं अगला मैच डू और डाई का मैच होने वाला है, क्योंकि अगर वह यह मैच नहीं जीतते हैं तो उनकी टीम को इस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगला मैच होता है इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच। उस टाइम जिम्बाब्वे की टीम भी एक बहुत ही अच्छी टीम हुआ करती थी। टॉस होता है और इस बार भी हमें बैटिंग मिलती है। यहाँ पर कपिल पाजी देखते हैं कि पिच पर बहुत ही ज़्यादा घास है और वहाँ पर वो समझ जाते हैं कि इस पिच पर बैटिंग करना आसान नहीं है, जिसकी वजह से वह अपने खिलाड़ियों को ये बताते हैं कि हमें बहुत ही संभल कर खेलना होगा। उसके बाद वो सावर लेने चले जाते हैं। दरअसल कपिल पाजी चाहते हैं कि वह उनकी टीम इस तरह से खेले कि उनकी बैटिंग ही ना आए। जब इंडियन टीम बैटिंग करने गई तो इसके एक से बढ़कर एक बल्लेबाज एक एक करके धराशायी हो जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हमारे टीम के कैप्टन कपिल पाजी भी सावर ले रहे थे, जबकि हमारी आधी टीम निपट चुकी थी और अब सारी जिम्मेदारी आ चुकी थी कपिल पाजी के कंधों के ऊपर। उन्हें ही पूरी टीम को बचाना था। तभी कपिल पाजी सावर लेकर निकलते हैं तो मान सिंह उन्हें बताते हैं कि 9 रन पर हमारे 4 विकेट गिर चुके हैं, और यह बात सुनकर कपिल पाजी बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद कपिल पाजी की बैटिंग होती है, जिसमें वो हमें पूरे अग्रेसिव मूड में खेलते हुए छक्के चौके की बरसात करते हुए दिखाई देते हैं। कपिल पाजी तूफानी पारी खेलते हुए 138 गेंदों में नाबाद 175 रन की एक ऐतिहासिक पारी खेली, जिसमें इन्होंने 16 चौके और 6 छक्के जड़े और इस पल को एक यादगार पल बना दिया। इनका यह रिकॉर्ड पिछले 28 सालों से नहीं टूटा है।
दोस्तों अब बैटिंग आती है जिम्बाब्वे की, जिनकी बैटिंग उस टाइम बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रही थी। वो बड़े से बड़े स्कोर को भी बहुत आसानी से बना लेते थे, लेकिन अभी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही अच्छा था, इसलिए बड़े ही आसानी से हमने जिम्बाब्वे की टीम को हरा दिया। दोस्तों अगला मैच था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का। अगर इस मैच को हम जीत जाते हैं तो हमारा सेमीफाइनल का टिकट पक्का हो जाता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम भी पूरी दावेदारी रखती थी वर्ल्ड कप को जीतने की, इसलिए यह मैच भी कड़ी टक्कर की होती है। इसके बाद भी हमने ऑस्ट्रेलिया को 129 रन पर ही ऑल आउट कर दिया। उसके बाद बहुत ही आसानी से अच्छी सी बैटिंग करते हुए इस मैच पे हम फतेह हासिल करके अपना सेमीफाइनल में टिकट पक्का कर लिए। दोस्तों अब वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का मैच होता है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच। टॉस होने के बाद इंग्लैंड की टीम की पहले बैटिंग आती है, जो कि बहुत ही शानदार खेल रहे थे। 50 रन होने के बाद भी उनका एक भी विकेट नहीं गिरा था। उसके बाद हमारी बॉलिंग साथ देती है, जिससे 107 रन पर हमें 3 विकेट मिल जाते हैं और फिर धीरे धीरे हमने उनके पूरे टीम को 213 रनों पे ही ऑल आउट कर दिया। दोस्तों माना कि यह स्कोर भी कोई कम स्कोर नहीं था, क्योंकि सामने की टीम इंग्लैंड की टीम है, जो कि बहुत ही मजबूत टीम मानी जाती थी उस टाइम पे। हमारी बैटिंग आती है, ओपनिंग संभालते हैं श्रीकांत और सुनील गावस्कर, दोनों ही बहुत संभल कर खेलते हुए नजर आते हैं, क्योंकि विकेट की कीमत हमको समझ में अच्छे से आ चुकी थी। कुछ समय बाद हमारा स्कोर हो जाता है 143 रन पर 3 विकेट। इंग्लैंड की टीम की तमाम कोशिशों के बाद भी हम इस मैच को आखिर तक लेकर जाते हैं और मैच को जीतकर अपने नाम कर लेते हैं। इस मैच के जीत के बाद इंडियन टीम व इंडियन सपोर्टर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है, मानो हमने फाइनल मैच जीत लिया। इंग्लैंड में जाकर वहां के नेशनल गेम में हम उन्हें हरा दिए थे, जिसकी वजह से वहां पर इंग्लैंड वासियों और भारत के लोगों में जगह जगह हंगामा व मारपीट होने लगा। आखिरकार अंत में इंग्लैंड वासियों को पीछे हटना पड़ता है। दोस्तों अगला मैच एक ऐतिहासिक मैच था, जो कि फाइनल वर्ल्ड कप का मैच इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के बीच खेला जाना था, जिसकी बॉलिंग मानो रॉकेट जा रही होती है। वहीं उसके टीम में एक वीवी रिचर्ड नाम के एक खिलाड़ी होते हैं, जिनको क्रिकेट का भगवान माना जाता है। दोस्तों अब टॉस होता है, जिसमें हमारी बैटिंग आती है, जिसमें हमारे ओपनर बल्लेबाज श्रीकांत और सुनील गावस्कर पारी संभालते हुए नजर आते हैं। दोनों ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन जल्द ही 92 रन पर 4 विकेट गिर जाते हैं। इसके बाद कपिल पाजी बैटिंग करने आते हैं, जहां पर हमें अच्छे अच्छे शॉट देखने को मिलते हैं, लेकिन जल्द ही उनका भी विकेट गिर जाता है, जिसके बाद स्कोर था 110 रन पर 5 विकेट। थोड़े ही टाइम बाद वह स्कोर बदलकर 153 रन पर 8 विकेट हो जाता है। इसके बाद ऐसा लगता है कि जल्द ही हमारी टीम ऑल आउट हो जाएगी। दोस्तों 11वें नंबर पर बैटिंग करने आते हैं बलविंदर सिंह सिंधु, जो कि बहुत ही अच्छा खेलते हुए नजर आते हैं, जिनकी वजह से हमारा स्कोर जो कि 153 रन पे ऑल आउट होने वाले थे, वह बढ़कर 183 रन का हो जाता है, जो कि वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में एक सम्मानजनक स्कोर था। दोस्तों नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हमारे खिलाड़ी बहुत ही निराश हो गए थे, क्योंकि 183 का स्कोर तो अकेला वीवी रिचर्ड ही बना सकता था। जिसके बाद कपिल पाजी मोटिवेट करते हुए खिलाड़ियों को समझाते हैं, जिस तरह हमने 183 रन बनाने के लिए मेहनत किया है, ठीक वैसे ही उनका रन रोकने के लिए मेहनत करेंगे। आज हम 183 रन के लिए नहीं खेलेंगे, बल्कि 1 रन के लिए खेलेंगे। दूसरी पारी स्टार्ट होती है, जिसमें वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग और हमारी बॉलिंग होती है, जिसमें हम देखते हैं वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाज हमारे बॉलर की धज्जियां उड़ा रहे हैं छक्के चौके के साथ। यह सब देखकर रोमी देव निराश होकर टिकट फाड़कर होटल चली जाती हैं। आगे हम देखते हैं वेस्ट इंडीज़ का स्कोर 57 रन पर 2 विकेट हो चुका है। अगले बैट्समैन आते हैं वीवी रिचर्ड, जिनको क्रिकेट का भगवान माना जाता है, और भारतीय टीम अच्छे से जानती थी कि अगर इनका विकेट मिल गया तो हम मैच जीत सकते हैं। आगे हम देखते हैं मदन लाल के बाल पर वीवी रिचर्ड एक खराब शॉट खेल लेते हैं, जिनका कैच कपिल पाजी बहुत ही आसानी से ले लेते हैं और उनका विकेट हमें मिल जाता है। जिसके बाद इंडियन टीम का खुशी से ठिकाना ही नहीं था। वीवी रिचर्ड के आउट होते ही वेस्ट इंडीज़ के टीम का हौसला गिरने लगता है, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज़ की टीम यह फाइनल मैच हार जाती है और हम वर्ल्ड कप का फाइनल मैच जीत जाते हैं। दोस्तों जिस टीम को लोग अंडरडॉग टीम कहते थे, आज वही टीम वर्ल्ड कप जीतकर अपना अलग ही पहचान बना लिया। मज़े की बात तो यह है दोस्तों कि हमारे पास शैंपेन का बोतल तक नहीं था, क्योंकि हमें जीतने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। इसके बाद कपिल पाजी इंग्लैंड के कैप्टन से मिलने गए थे। वहाँ पे उन्हें दिखाई दिया वहाँ पे शैंपेन की कुछ बोतल रखी हुई थी, तो वहाँ पे शैंपेन की बोतल कपिल पाजी देखकर उनके कैप्टन से लेने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, जिस पर कि वो मान जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं कि इंडियन टीम न तो वर्ल्ड कप का मैच जीती, बल्कि वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ के शैंपेन बोतल को भी लेकर सेलिब्रेट किए।
वहीं हम देखते हैं इंडियन टीम को बधाई देने के लिए पूरी वेस्ट इंडीज़ की टीम आती है उनके ड्रेसिंग रूम में, सिर्फ 4 खिलाड़ियों को छोड़कर। आगे हम देखते हैं बॉम्बे में वानखेड़े स्टेडियम में मूसलाधार बारिश के बाद भी इंडियन से लगभग 50,000 लोग वहां पे उनके स्वागत करने गए थे। दिल्ली में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हैदराबाद हाउस में टीम का स्वागत किया। कपिल पाजी ने अपनी आत्मकथा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट में लिखते हैं कि इंदिरा गांधी से मिलने से पहले सुनील गावस्कर श्रीकांत से कहता है कि इंदिरा गांधी से मिलते समय उनको आंख मत मार देना। दोस्तों, जब इंदिरा गांधी श्रीकांत से बात कर रही होती हैं तो हमें पता चलता है कि इंदिरा गांधी को भी पलक झपकाने की एक आदत होती है। यह देखकर श्रीकांत अपने ऊपर से पूरा कंट्रोल खो देते हैं, जिसके बाद श्रीकांत भी अपनी आँख को झपका देते हैं। उसके बाद उनकी नाकें भी कुछ मूवमेंट करने लगती हैं। इसी के साथ दोस्तों इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि दोस्तों अभी मैंने स्टार्ट किया हुआ है, इसलिए आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। दोस्तों, मेरा इस चैनल को स्टार्ट करने का केवल एक ही मोटो है कि आप सबके हेल्प से मैं आने वाले टाइम पर हम सब मिलकर और भी लोगों की हेल्प कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।